अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन यू फॉर दिस बुक चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज बेटे स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 239 आप लोग ओपन करें। यहाँ पे आपको नीचे इस पेज के बिल्कुल क्वेश्चन नज़र आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। बुक का पेज नंबर है 239। एमसीक्यूज़ बेटे हम पहले करेंगे। लेट स्टार्ट विद द एमसीक्यूज़। क्वेश्चन आपको गिवन है, चार चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने राइट ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। 10.1 है, अ करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड नॉट अलोंग अ पावर लाइन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द वायर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। आपने यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी डेट इज टूवर्ड वेस्ट। डी इज योर राइट ऑप्शन। डी पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट चलो। The radius of the curvature of the path of the charged particle in a uniform magnetic field is directly proportional to B is your right answer. The particle momentum के directly proportional होता है बेटे पाथ जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का होता है। B is your right option. 10.3 The diagram shows a beam of electron entering a magnetic field. What is the effect of magnetic field on the electron? They are deflected out of the plane of the diagram. B is your right option. B पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। 10.4 The force exerted on a wire of 1 meter long carrying 1 ampere current placed at right angle to the magnetic field is called magnetic induction. Part C is your right answer. C पे आप लोग टिक मार्क करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ बेटे, पेज नंबर 240। 10.5 The unit of flux density is Newton per ampere per meter. A is your right option. 10.6 A moving charged particle is surrounded by B is your right option. Magnetic field only. Next है 10.7 Magnetic force on the charge q moving parallel to the magnetic field with the velocity v is 0. C is your right option. C पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट है 10.8 द यूनिट ऑफ न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इज कॉल्ड टेस्ला। इसे क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। और ये किस चीज़ का यूनिट है बेटे? ये यूनिट लिखा हुआ है फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक है। तो इस यूनिट को आपने बताना है, इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज टेस्ला। टेस्ला पे आप टिक लगाएंगे बी पार्ट पे। 10.9 है इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर डिफ्लेक्टेड अलॉन्ग सर्कुलर पाथ पर डिफ्लेक्शन उनकी होगी। सी इज योर राइट ऑप्शन। सी पे आपने टिक मार्क करना है। आगे चलें 10.10 पे, अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, द मैग्नेट ऑस्किलेट एंड मूव इन एंड आउट ऑफ द कॉयल कनेक्टिंग टू अ गैल्वेनोमीटर। व्हेन द मैग्नेट ऑस्किलेट द गैल्वेनोमीटर शोज, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। डी इज योर राइट ऑप्शन। डिफ्लेक्शन टू द राइट एंड लेफ्ट बट द एम्पलीट्यूड स्टेडली डिक्रीजेज। डी इज योर राइट ऑप्शन। डी पे आपने यहाँ पे टिक मार्क करना है। इज दैट क्लियर? एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए। आगे चलेंगे बेटे, इसी पेज के नीचे आओ, पेज नंबर 240 पे। यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन गिवन है। ये वन बाय वन मैं आपको सारे के सारे ओरली बेटे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी और इसको अच्छी तरह से आप समझें। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। 10.1 यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इट इज सेड दैट लेंस लॉ स्पेसिफिकली अप्लाइज टू इंड्यूस करंट्स एंड नॉट डायरेक्टली टू इंड्यूस ईएमएफ। एक्सप्लेन ब्रीफली। यहाँ पे आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटे कि ये लेंस लॉ के बारे में आपने यहाँ पे बताना है कि लेंस लॉ जो है वो हम स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं इंड्यूस करंट पे, और इंड्यूस ईएमएफ पे उसको डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते। वाई? आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे बेटे आपने सिंपल क्या लिखना है, आपने पहले तो अपनी लेंस लॉ की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है। अपनी बुक के पीछे जाओ, आपको वहाँ पे लेंस लॉ गिवन है बेटे, वही लॉ आपने यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे लेंस लॉ की, उसकी स्टेटमेंट आप लिखोगे कि द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट। आपने स्टेटमेंट लिखनी है। देन आपने दो डिफरेंट हेडिंग्स देनी है। एक आप हेडिंग दोगे इन केस ऑफ इंड्यूस करंट, और नेक्स्ट हेडिंग आप क्या देंगे? इन केस ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। दो चीज़ें आपसे पूछी हुई ना, इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ। इन दोनों को सेपरेट हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले आप हेडिंग देंगे इन केस ऑफ इंड्यूस करंट।
इंड्यूस करंट बेटे प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेंस लॉ जो है वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं हम किसको, इंड्यूस करंट को। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोल्ड जो है वो अपोज करती है चेंज इन द ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरी हेडिंग आप देंगे इंड्यूस ईएमएफ, तो आप बताओगे इफ द सर्किट इज ओपन इंड्यूस ईएमएफ इज स्टिल प्रोड्यूस। अगर सर्किट ओपन होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो स्टिल प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस केस में देयर इज नो करंट फ्लो, नो अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, सो दैट्स व्हाई लेंस लॉ जो है डज नॉट अप्लाई डायरेक्टली टू ईएमएफ। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे ना तो करंट का फ्लो होता है और ना ही अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं बेटे 10.2 की तरफ। अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज एन ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। आपने इस आंसर का रीजन भी बताना है अपने आंसर का। 10.2 बेटे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, आपने अपने आंसर का यहाँ पे रीज़न भी देना है। आप क्या बताओगे कि अगर इफ स्क्वायर ऑफ लूप जो है वायर का मूव करें हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ और वो इस तरह से ओरिएंटेशन उसकी हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटे पैरेलल हो टू द नॉर्मल ऑफ द लूप, तो उस केस में देयर विल बी नो ईएमएफ, ठीक है। कोई भी ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं होगी इन द स्क्वायर लूप। ये चीज़ आपने यही आपसे पूछी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। पूछा था ना बेटे इज एन ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन द स्क्वायर लूप। अभी आपने इसका रीज़न ही बताना है। आप इसके रीज़न में अगर आप पीछे आएँ अपनी बुक के पीछे और बेटे पेज नंबर 225 पे, पेज नंबर 225 पे आपको यहाँ पे एक सिंपल यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बताया हुआ है। आपने यहाँ पे यही जो है आपने इस क्वेश्चन के आंसर में ये राइट करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा और बी डॉट ए, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपने इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करनी है और इसी को अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। और आप अगर बताओगे कि यहाँ पे ए बी जो है हमारा अगर 90 होगा देन व्हाट हैपन, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो आप ये सारा का सारा यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे। आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बेटे इस टॉपिक में दिया हुआ है 10.2 पे, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक डेंसिटी जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना वो सारा आंसर यहाँ पे राइट है। आपने यही बताना है कि नॉर्मल ऑफ लूप जो है वो ओरिएंटेड होता है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जब पैरेलल होगा तो देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप। उसके बाद आप वही इक्वेशन लिखेंगे जो मैंने भी आपको पॉइंट आउट भी करवाई, बताया आपको कि आपके टॉपिक नंबर 10.2 पे इसका आंसर है और वही आपने यहाँ पे राइट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 10.3। डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। 10.3 बता रही हूँ, तो बेटे यहाँ पे आप सिंपल क्या बताओगे कि इंड्यूस एंड ईएमएफ जो है डज नॉट ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। डज द है ना, तो यहाँ पे पूछा तो आप क्या बताओगे, डज नॉट, द इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, ठीक है। और यहाँ पे आप इक्वेशन लिखोगे, आप लिखोगे लेंस लॉ। लेंस लॉ हमने पढ़ा था ना, माइनस एन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप बताओगे कि जो माइनस साइन है वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है, हमने पढ़ा भी था। आपने दोनों पॉइंट्स बताने हैं कि इंड्यूस ईएमएफ टेंड टू अपोज एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है इंड्यूस ईएमएफ जो है वो भी डिक्रीज होगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा इन द सर्किट तो इंड्यूस ईएमएफ एक्ट टू इंक्रीज इट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो ऑलवेज एक्ट करेगी टू मेंटेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट। आप लेंस लॉ पे जाएं, वही आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, उसी की इक्वेशन लिखोगे और उसी वहाँ पे आप भी आपके ये दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि नेगेटिव साइन जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वही दोनों पॉइंट्स आपने इस आंसर में भी राइट करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं 10.4 की तरफ। When a magnet is pushed into the solenoid as shown in the figure A, the galvanometer indicates a small current. Why is the current produced? What will be the magnetic pole produced at the left end of the solenoid? ये आपको डायग्राम बताई हुई है, ठीक है। इसी डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, उन्हीं को आप यहाँ पे बताएंगे
बेटे जब मैग्नेट को सोलेनाइड के अंदर हम पुश करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कॉइल के अंदर चेंज होगा, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फ्राडे लॉ। अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ चेंज मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन ईएमएफ विच काजेस करंट टू फ्लो। यानी कि बेटे क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इसकी वजह से क्या चीज़ होती है बेटे, करंट जो है वो फ्लो होगा। क्लियर, ये मेन पॉइंट्स आप यहाँ पे राइट करेंगे, और यहाँ पे भी हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो वही लिखेंगे, ई इज इक्वल्स टू माइनस एन मैग्नेटिक, वो जो आपका फ्लक्स ओवर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपसे पूछी हुई है, अगर मैग्नेटिक पोल आपका लेफ्ट एंड पे हो देन व्हाट हैपन, ये आपसे पूछा था, आप बताओगे। एट द लेफ्ट एंड पूछा हुआ है ना आपसे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, सिंस द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड द सोलेनाइड अपोजेस द मोशन, ये आप यहाँ पे राइट करेंगे। सो द लेफ्ट ऑफ द सोलेनाइड बिकम द नॉर्थ पोल टू रिपेल द अप्रोचिंग मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेटिक पोल प्रोड्यूस एट द लेफ्ट एंड आपसे पूछा था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, लेफ्ट एंड ऑफ द सोलेनाइड बिकम द नॉर्थ पोल, वो बेटे नॉर्थ पोल के तौर पर एक्ट करेगा टू रिपेल द अप्रोचिंग मैग्नेट। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 10.5 की तरह। अ बार मैग्नेट फॉल थ्रू द फिक्स मेटल रिंग, फिगर बी, ये आपको बी फिगर बताई हुई है। विल द मैग्नेट फॉल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉल बॉडी, गिव रीजन। आपने यहाँ पे रीजन ही बताना है और ये भी बताना है। आप सिंपली यहाँ पे बताओगे नो, द मैग्नेट विल नॉट फॉल विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मैग्नेट जो है वो कभी भी एक्सलेशन ऑफ फ्रीली फॉल बॉडी के साथ से जो है वो फॉल नहीं करेगा। आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे नो, द मैग्नेट विल नॉट फॉल विद द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स एक्सलेशन विल बी लेस देन जी, इसकी एक्सलेशन जी से लेस होती है, 9.8 से कम होगी। और इसका रीज़न क्या है, नेक्स्ट आपसे इसका रीज़न ही पूछा हुआ है ना, गिव रीज़न, आपने इसका रीज़न नहीं बताना है, तो इसके रीज़न में आप क्या बताएंगे कि बेटे जब मैग्नेट फॉल करता है थ्रू द मेटल रिंग, इस मेटल रिंग के थ्रू जब मैग्नेट फॉल करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ द रिंग इंड्यूस अ करंट, और जब करंट इंड्यूस होता है तो वो क्या करेगा, इट अपोज द चेंज इन द फ्लक्स, और जो इंड्यूस करंट है जनरेट मैग्नेटिक फील्ड with the pole south facing the falling magnet south pole। ठीक है, तो ये जो opposing magnetic force है it act upward and reduce the net downward acceleration of the magnet, यानी कि जो net acceleration है मैग्नेट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और यही आप जो है इसमें एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं बेटे, नेक्स्ट पेज अपनी बुक का ओपन करो, पेज नंबर 241। विच ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल ऑफ द सेम मास विल बी डिफ्लेक्टेड मोस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ए फास्ट मूविंग, नंबर 2 स्लो मूविंग। आपसे दोनों डिफरेंट फिनोमिनास यहाँ पे पूछे हुए हैं, आप यहाँ पे सिंपल क्या बताओगे, द स्लो मूविंग चार्ज पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड मोर इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो स्लो मूविंग है, क्या जो स्लो मूविंग चार्ज पार्टिकल होते हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स आपको बताया ना, एक फास्ट मूविंग और एक कौन से हैं, स्लो मूविंग, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या बताएंगे, स्लो मूविंग जो होते हैं ना बेटे, द स्लो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड मोर इन द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका रीज़न क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मेन इसका रीज़न होता है, आप यहाँ पे इक्वेशन राइट करेंगे कौन सी, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी, मैं आपको ये इक्वेशन लिख देती हूँ, और इस इक्वेशन को आप एज इट इज़ जो है अपनी अपनी नोटबुक्स में बेटे उतार लो। ठीक है, मैं आपको ये लिखवा देती हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन के आंसर में आपने जो इक्वेशन राइट करनी है ना वो मैं आपको राइट करवा देती हूँ। हम कर रहे हैं यहाँ पे 10.6 करवा रही हूँ ना मैं आपको, हमसे दो पूछा था, एक पूछा था फास्ट मूविंग और एक हमसे क्या पूछा था, स्लो मूविंग। ठीक है, 1 बाय 1 हमने इनको बताया, और मैंने आपको क्या बताया कि जो स्लो मूविंग होते हैं, ठीक है, स्लो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड मोर इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है रेडियस। हम कर रहे हैं यहाँ पे 10.6, क्या आंसर है इसका, स्लो मूविंग। ठीक है,
और उसका रीज़न क्या है, रेडियस। आप किस तरह से इसको लिखोगे, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी। एफ बी की बेटे किसकी इक्वल होता है, क्यू वी बी के इक्वल। एफ सी किसकी इक्वल होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल। ठीक है, हमने यहाँ पे आर फाइंड करना है, आर को मैं इधर ले आती हूँ, ये एम वी इधर ही रहेगा और ये क्यू बी इधर आ जाएगा। ठीक है, क्यू बाय ये क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सेम मैथ एंड चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड रहती है। आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वी के। इस चीज़ से ये जो इक्वेशन अभी मैंने ड्राइव की, हमने जो इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन बेटे प्रूव करती है कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो हैं हैज़ लार्जर रेडियस। जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, वी का मतलब क्या है, स्पीड है, यानी कि जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं उनका रेडियस जो है वो लार्जर होता है और लेस डिफ्लेक्शन वो शो करते हैं। और जो स्लो मूविंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका रेडियस जो है वो स्मॉलर होगा और उनका जो पाथ है वो ज़्यादा कर्व होगा और वो क्या करेंगे, ग्रेटर रिफ्लेक्शन शो करेंगे। हमसे यही पूछा हुआ था ना कि रिफ्लेक्शन किसकी ज़्यादा होगी, डिफ्लेक्शन सॉरी। तो आप क्या लिखोगे कि जो स्लो मूविंग आपके पार्टिकल्स हैं उनका रेडियस जो है वो स्मॉल होगा और इनका कर्व पाथ होगा एंड दे शो ग्रेटर डिफ्लेक्शन। आपने यही यहाँ पे राइट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10.7। 10.7 की तरफ बेटे आप लोग आओ। An electron and a proton are projected into the magnetic field at right angle to it with a certain velocity. Which of the particle will suffer greater deflection? Why? आप यहाँ पे सिंपल बताओगे, द इलेक्ट्रॉन सफ़र ग्रेटर रिफ्लेक्शन। आपसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का पूछा हुआ था ना, तो आपने यहाँ पे क्या बताना है, जो इलेक्ट्रॉन है बेटे दे सफ़र ग्रेटर डिफ्लेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं, और ये क्यों होता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर फॉल इन द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें कैसे गिवन होता है। अभी मैंने इसके लिए इक्वेशन भी लिखी थी। कौन सी इक्वेशन है बेटे, यही इक्वेशन आप यूज़ करोगे इस क्वेश्चन में भी। आर इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है, सो फॉर द स्पीड, चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम स्क्वायर के, मैस के। यहाँ पे हम अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग क्या लिख लोगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैस के। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो लेस है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल मूव इन क्लोजर इन सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस एंड मोर डिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये आप यहाँ पे राइट करोगे और इसी को एक्सप्लेन करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन 10.8। कैन अ सिंगल मूविंग प्रोटॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस यस, अ सिंगल मूविंग प्रोटॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सिंगल मूविंग प्रोटॉन भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल का जिक्र करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल क्या है, एनी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मूविंग जो चार्ज होता है, कोई भी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बेटे जनरेट करेगा। इसका मतलब है कि जो सिंगल मूविंग प्रोटॉन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इन दिस केस मूविंग प्रोटॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा, उसके कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन में प्रोड्यूस करेगा, सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन ए स्ट्रेट वायर। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10.9 बेटे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है बेटे, अ मैग्नेटिक फील्ड इज नेसेसरी इफ देयर इज टू बी अ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ वायर, येट जस्ट बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट मीन दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स विल पास थ्रू द कॉइल, अकाउंट फॉर दिस सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है इसको, मैं डायग्राम बना के आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हम कर रहे हैं 10.9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के 10.9 मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं 10.9। बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी भी कॉइल के अंदर से पास होता है तो उसके लिए क्या इक्वेशन हम यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू ए कॉस थीटा, ये इक्वेशन यूज़ करते थे। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर B ज़ीरो होगा, इफ़ B इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है,
इन डैट के मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेसेसरी है किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल के लिए। फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो सकता है इवन आपकी फील्ड जो है जब प्रेजेंट हो, और अगर यहाँ पे कॉइल पैरेलल होगी टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, देन आपका जो ये इक्वेशन है हमारी क्या बन जाएगी बेटे, बी ए कॉस 90। अगर क्या मैंने कहा, अगर आपकी कॉइल जो है वो पैरेलल हो टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 का एंगल होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, देन इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती हो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के थ्रू होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो पास नहीं करती, जो कॉइल का एरिया उसके इर्द गिर्द जो है वो पास नहीं करेंगी, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। इसी चीज़ को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और इसी को आप सारा जो है वो डिटेल से यहाँ पे बताओगे, जिस तरह से मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप इसी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी पेज पे है, पेज नंबर 241 पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अ चार्ज इज लाइंग स्टेशनरी बिटवीन द ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, वाई। आपने सिंपल ये बताना है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, और अगर कर रही है तो वाई, इसका आपने रीज़न देना है। आप क्या लिखोगे कि जो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, इट डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस जो स्टेशनरी बेटे आपके पास चार्ज पार्टिकल्स होता है वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स, वो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है इट रिक्वायर्स मोशन, क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन स्टेशनरी चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं बेटे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। When the switch in the circuit is closed, a current is established in the coil and the metal ring jumps upward. Why? Describe what would happen in the ring if the battery polarity were reserved. आपने यहाँ पे सिंपल इसका रीज़न बताना है बेटे। जब स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, क्या मैंने कहा, जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे इसका मतलब है कि जो कॉइल के थ्रू जो करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग जो है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब वो इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटे, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, किसके अंदर, रिंग के अंदर। क्लियर हो गया। अब ये जो ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ बेटे प्रोड्यूस होगा वो एक्ट करेगा टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग। और यहाँ पे हम क्या चीज़ अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई लेंज लॉ हेयर। और यहाँ पे आप लेंज लॉ की स्टेटमेंट भी चाहें तो लिख सकते हैं। और आप यही वजह है कि यहाँ पे जो रिंग है वो जंप करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसका रीज़न क्या है बेटे, वो क्यों जंप करता है, क्योंकि जब बैटरी की पोलैरिटी बेटे रिवर्स होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग जो है वो इंक्रीज करता है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। अभी मैंने आपको बताया ना, उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और बाय लेंज लॉ रिंग जो है अगेन जंप करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जंप करती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही आपने इस क्वेश्चन में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमें दिया हुआ है, द फिगर शोज अ कॉयल इन द XY प्लेन। ये वाली फिगर की बात हो रही है, विद ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द Y एक्सिस। Around which of the three coordinate axes should the coil be rotated in order to generate an EMF and a current in the coil? आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम पीछे आपकी बुक में ही बनी हुई है। ठीक है, पीछे अगर आप लोग आएँ तो आप आओ बेटे अपनी बुक के पेज नंबर 233 पे आओ। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ये देखें,
ये इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात मैं करी हूँ, माइनस एन, ठीक है, ये इक्वेशन, इसको अंडरलाइन करो। आपने अपने आंसर में बेटे 10.3 के आंसर में ये इक्वेशन लिखनी है कि अगर आपके कॉइल के अंदर एन लूप्स हों इंस्टेड ऑफ सिंगल लूप, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आप कैसे राइट करोगे। आपने 10.3 में बेटे ये वाली इक्वेशन पुट करनी है अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ। इंड्यूस ईएमएफ जो कॉइल में है वो किस तरह से आपको गिवन है ये हम लिखेंगे, और इसी को आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है कि अगर कॉइल को आप एक्स और वाई या वाई और जेड एक्सिस में बेटे रोटेट करो तो देर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और नो ईएमएफ यहाँ पे होगी, और करंट जो है वो इंड्यूस करेगा, नो करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। और अगर हम कॉइल को रोटेट करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट जो है वो भी कॉइल में प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे हमें 3 प्लेन दिए हुए ना, एक्स वाई और जेड। तो मैंने आपको पहले क्या बता दिया कि अगर कॉइल को हम रोटेट करेंगे वाई और जेड एक्सिस में तो इस केस में देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और हैंस नो ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस इन द कॉइल। लेकिन अगर आपकी कॉइल को आप लोग रोटेट करोगे इन एक्स एक्सिस तो इस केस में देयर इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच इंड्यूसेस द ईएमएफ एंड करंट इन द कॉइल। क्लियर हो गया। अब ये तीनों एक्सिस का आपने यहाँ पे 1 बाय 1 राइट कर देना, बता देना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बेटे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 10.54 की तरफ। इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप, गिव रीजन। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, येस द गिवन केस इज़ पॉसिबल। जो यहाँ पे आपसे बात पूछी हुई है ये उन्होंने पूछा था इज़ इट पॉसिबल, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, येस इट इज़ पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू B.A। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया जो हैं वो चेंज होंगे तो उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे यही इक्वेशन लिखनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू B.A। क्लियर हो गया। और इसी को आगे आपने जो है फर्दर एक्सप्लेन कर देना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। हम कर रहे हैं यहाँ पे 10.4 में आपने क्या इक्वेशन राइट करनी है, वैसे तो आपकी बुक में भी लिखी हुई है लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 10.4 में करवा रही हूँ, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल उन्होंने आपसे पूछा था, आपने क्या कहना है, येस इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ठीक है। कैसे पॉसिबल है, आप यहाँ पे सिंपल इक्वेशन क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू B.A, ठीक है। और अगर हमारा ये कांस्टेंट होगा इस केस में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स और वेक्टर जो हैं वो चेंज हो गए इन सच अ वे कि इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस इन द लूप। और इसी चीज़ को हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे बाय फ्राडे लॉ। फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंगली इसको किस तरह से हम करेंगे बेटी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने वही इक्वेशन लिखनी है अपनी, E इज इक्वल्स टू इंड्यूस EMF इज इक्वल्स टू माइनस एन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये एन के नीचे लाइन नहीं है, ठीक है। और इसको फर्दर हम कैसे कर लेंगे, एन, और यहाँ पे अभी मैंने क्या लिखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल था, 0 के इक्वल, यहाँ पे 0 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और फिर आपका एंड पे क्या आ जाता है, इंड्यूस EMF इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका। तो आपने अपने कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 10.4 के आंसर में ये सारी क्वेश्चन जो है ये राइट करनी है आपने, जो मैंने भी यहाँ पे लिखवाई है 10.4 में। इज़ इट पॉसिबल, तो आप बताओगे येस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग आए 10.5। 10.5 आपका है, डज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू अ मूविंग चार्ज पार्टिकल रिजल्ट इन अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एक्सप्लेन। आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, आप बताओगे नो। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, नो अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। कि आप यहाँ पे सिंपल यही बताओगे, ठीक है। नंबर 10.5 करवा रही, नो द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट, आपने बताना है, चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल।
इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे बेटे, इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। आप एज इट इज़ जो है अपनी नोटबुक्स पे इसको उतार लो। यहाँ पे रीज़न आप इसका क्या बताओगे? हम कर रहे हैं 10.5, ये तो आपने सिंपल लिख दिया ना, नो इट डज़ नॉट पॉसिबल। तो अब ये किस तरह से पॉसिबल? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मूविंग चार्ज पे जब हम लिखते हैं तो हम उसको कैसे राइट करते हैं? ऐसे लिखेंगे ना, Q V इंटू बी। यही इक्वेशन हमने याद की थी, समझाई भी थी मैंने आपको, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये हमेशा प्रिपेंडिकुलर होती है टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि फोर्स जो है वो प्रिपेंडिकुलर हुई किसके? टू मोशन डैट कैन चेंज द डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे वर्क जो है वो नहीं होगा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और W किसके इक्वल होता है? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी होता है, ठीक है। जब वर्क 0 हुआ है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी, जो चेंज काइनेटिक एनर्जी किया, जब ये दोनों इक्वल है तो W 0 था तो इसका मतलब है ये भी 0 होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन देयर इज नो वर्क डन तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो रहेगी? रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इट डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? आपने इसके आंसर में एज इट इज ही राइट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10.6। A uniform electric field and magnetic field act in the same direction. A proton is projected into the space with a uniform velocity in opposite direction. What will happen to the proton? बेटे जब कोई यूनिफॉर्म आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो, वो दोनों एक्ट कर रहे हो इन द सेम डायरेक्शन, तो इस केस में जो प्रोटॉन है वो प्रोजेक्टेड होगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू बोथ फील्ड। यानी कि जो आपको फील्ड्स बताई नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों फील्ड्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट होगा। और इसको हम लोग कौन सी इक्वेशन से राइट करते थे? अगर आपको याद हो बेटे, इधर भी हम यही इक्वेशन यूज़ करते थे। कौन सी इक्वेशन मैं आपको लिख के बताती हूँ, ठहरो। हम कर रहे हैं 10.6। यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? F इज इक्वल्स टू, ठीक है, F इज इक्वल्स टू Q V इंटू बी, ठीक है। V क्या चीज़ है यहाँ पे? V है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। B क्या चीज़ है? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इस केस में वेलोसिटी जो प्रोटॉन की है वो क्या है? एंटी पैरेलल है, या तो वो सेम डायरेक्शन में होगी या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और जो एंगल होगा बिटवीन V एंड B वो कितना होगा? वो एंगल होगा 180 डिग्री का, ठीक है। और इस केस में कोई मैग्नेटिक फोर्स जो है वो प्रोटॉन के ऊपर एक्ट नहीं करेगी जब आपके पास 180 का एंगल है, जो आपको क्वेश्चन ने पूछा हुआ। तो इस केस में जो बेटे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है 180 होगी, ठीक है, मैंने एंगल बता दिया आपको। और जो V इंटू बी है वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। यही आपने यहाँ पे राइट करना है अपने 10.6 के आंसर में। क्लियर हो गया? तो बेटे आज हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए, MCQs कंप्लीट किए और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के मैंने फर्स्ट 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए। बाकी जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उनको हम अपने कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।